Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस के बारे में। इसका मैंने पहला पैरा पढ़ा चुका हूँ पहली क्लास में, और अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके मेरी प्ले लिस्ट में इसको देख। सो वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस क्लास ऑफ लाइफ प्रोसेस first para. Now we will teach you what are life process. The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular. जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मेंटेनेंस का फंक्शन है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो। Even when we are just sitting in class, even we are just asleep, the maintenance job has to go on. चाहे हम क्लास में बैठे हों या हम सो रहे हों, लेकिन मेंटेनेंस का जो जॉब है वो कंटिन्यूसली ऑन रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर द लाइफ प्रोसेस। और ये सारे साथ मिलके जो प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है वो प्रिवेंट करता है किसी भी प्रकार के डैमेज को। एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम, और इस ब्रेक डाउन के अंदर जो प्रोसेस है मेंटेनेंस का, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown. ब्रेकडाउन जब होता है हमारी बॉडी में, किसी भी प्रकार का जो डैमेज है उसका प्रिवेंशन के लिए भी मेंटेनेंस प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम, और इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनिज्म है तो ये जो प्रोसेस चल रहा है उसके लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये जो एनर्जी कहाँ से मिलती है, आउटसाइड बॉडी, ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी के आउटसाइड से मिलती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्सेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर होने का एनर्जी का आउटसाइड से हमारी बॉडी के अंदर, ये जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, किसी भी बॉडी में एनर्जी का जो सोर्स है वो आउटसाइड से हमारी बॉडी में जाता है, विच इज़ कॉल्ड फूड। और जो ये प्रोसेस, जो ये सोर्स जाता है आउटसाइड से, उसे हम फूड कहते हैं। टू इनसाइड अ प्रोसेस बी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशंस। और जो इनसाइड बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है इसे हम न्यूट्रिशंस के नाम से जानते हैं या न्यूट्रिशंस कहते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ग्रो, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बढ़ रहा है या बढ़ रहा है, खूब ज़्यादा उसका बॉडी का साइज बढ़ने लगा है, विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो उस ऑर्गेनिज्म को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और वो कहाँ से मिलेगा, आउटसाइड से, बॉडी के आउटसाइड से वो मटेरियल एक्वायर्ड करेगा। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, चूँकि जो हमारी पृथ्वी है उस पे ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन बेस्ड हैं। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आल्सो कार्बन बेस्ड, और जो हमारे फूड के सोर्सेज हैं वो भी कार्बन बेस्ड हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो हमारी जो पृथ्वी है उस पे होता क्या है कि हमारे पृथ्वी में मोस्टली कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, और जो फूड सोर्सेज हैं वो भी सारे कार्बन से बने हुए हैं। और जो ऑर्गेनिज्म है तो वो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या करता है, इंटेक करता है। अब कोई अगर जो ऑर्गेनिज्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो वो उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स से न्यूट्रिशन को इंटेक करेगा, और कोई ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल है और जो कम कॉम्प्लेक्स है तो वो उसी प्रकार से लेस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन को इंटेक करेगा। These outside sources of energy could be quite varied.
since the environment is not under the control of the organism, control of the individual organism। जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी एनर्जी का जो सोर्स है उसका क्या है, बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। इन्वायरमेंट में बहुत सारे वेराइटियाँ पाई जाती हैं और इंडिविजुअल जिस प्रकार से बहुत वेराइटियाँ हैं इंडिविजुअल की, तो उसी प्रकार से जो एनर्जी सोर्सेज है या फूड कह सकते हैं तो उसका भी बहुत सारी वेराइटियाँ पाई जाती हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या? देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी। हमारी बॉडी अंदर और नई सेल्स का कोई सेल्स जो नई बन रही हैं, कुछ डैमेज हो चुकी हैं तो उनका रिपेयर हो रहा है। तो इन सारे जो प्रोसेस के लिए हमें क्या होता है, सोर्स चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, और वो क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम फूड ले रहे हैं उसके द्वारा वो सारी फुलफिल होती है। मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीड फॉर मेंटेनेंस लिविंग स्ट्रक्चर एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड टू ग्रो। अब यहाँ पर जो बात कही गई है कि जो हमने फूड लिया है तो उसका एक यूनिफॉर्म सोर्स होना चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद जो सेल्स हैं हमारी बॉडी की वो उसको कंज्यूम कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। अगर हमने कोई फूड लिया, मान लीजिए हमने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद जब वो हमारे स्टमक में पहुंच चुकी है तो क्या हमें एनर्जी मिल गई? नहीं, उस समय भी एनर्जी नहीं मिली। जब रोटी हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेस्ट किया तब भी हमें एनर्जी नहीं मिली। डाइजेस्ट होने के बाद उसको जब कंज्यूम करती है हमारी ब्लड सेल्स में मिलने के बाद, और प्रत्येक सेल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो छोटी छोटी जो सेल्स हैं जिनसे हमारा शरीर बना है या किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का शरीर बना है या बॉडी बनी है, जब प्रत्येक सेल में ये न्यूट्रिशन पहुंच जाता है तब जाके हमारा जो एक मेंटेनेंस है बॉडी का वो फुलफिल हो पाता है और फिर हमारी बॉडी ग्रो करती है और मॉलिक्यूल्स जो हैं इस प्रकार से ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जिसमें से कुछ यहाँ पर 2 रिएक्शंस के बारे में बात की गई है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। For this, many organisms use oxygen source from outside the body. ऑक्सीडेशंस क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। ऑक्सीडेशंस जो है 2 प्रकार की रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक ऑक्सीडेशंस, एक रिडक्शंस। तो ऑक्सीडेशंस रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड आर नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दैट मीन कि जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल से ऐड हो रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं तो उसे तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेसिंग। दूसरी बात, रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड एज नॉन एज रिडक्शन। जस्ट उल्टी बात करेंगे इसमें हम कि जब रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। तो ये रिएक्शंस के बारे में मैंने बताया, वैसे तो यहाँ पर कोई नीड नहीं है लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये जो वर्ड है इसको आप समझ लें क्योंकि आने वाली क्लासों में आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा और ये समझना ज़रूरी भी है। तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस जो पहले में बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारी बॉडी में यूज होता है, हमें बाहर से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, वो हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद ब्रेक डाउन होता है और उसके द्वारा जो हमारा बॉडी में फूड गया था उसके साथ मिलके उसको ब्रेक डाउन करता है। ऑक्सीजन उसके साथ मिलके ब्रेक डाउन करती है और तब जाके हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद वो हल्के हल्के एकदम नॉर्मल फॉर्म में आता है, कॉम्प्लेक्स लेस फॉर्म में आता है, तब जाके बॉडी उसको डाइजेस्ट करके हमारी जो ब्लड्स हैं उसमें मिल पाता है, ब्लड कैपिलरीज में मिल पाता है और ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो उसके द्वारा
जो हमने फूड के रूप में जो भी चीज़ ली होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो भी हमने खाया है, तो वो हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में पहुंच जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ये जो प्रोसेस है इसमें हम ऑक्सीजन को आउटसाइड बॉडी यानी जो बॉडी के बाहर से हम इसको एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज ऑफ सेलुलर नीड। इसमें बताया है कि यूज इट इन द प्रोसेस टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पायरेशन। जो फूड सोर्सेस है उसमें जो प्रोसेस में ब्रेक डाउन हुआ है फूड सोर्सेस का सेलुलर नीड्स के लिए, मैंने अभी आगे बताया है कि सेल छोटे छोटे सेल्स हैं हमारी बॉडी में जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। तो वो हमने कोई भी चीज़, सपोज ब्रेड खा लिया, तो ब्रेड हमारी सेल्स में एकदम जाके उसे एनर्जी नहीं देगा। वो जब तक ऑक्सीडेशंस के द्वारा उसका टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसके द्वारा रिएक्शंस नहीं करेंगे, और जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक वो हमारी सेल्स में जाके नहीं मिलेगा, और सेल्स में जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। और जो ये प्रोसेस है इसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, कोई ऐसा विशेष उसके पास ऑर्गन्स नहीं है जिसके द्वारा वो फूड को खाए या उसको इनटेक करे, एक्सचेंज ऑफ गैस और रिमूवल ऑफ वेस्ट, एनी वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कंट्रोल विद द एनवायरनमेंट। और जो एक सेलुलर कह सकते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें ऐसा कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता कि वो अपना भोजन को खाने का ऑर्गन्स अलग है उनका, और गैस का जो एक एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है या सिस्टम है वो अलग है, या वेस्ट जो हमारा बॉडी में होता है डाइजेस्ट होने के बाद तो वो उसको निकालने के लिए अलग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम ह्यूमन है तो हमारा जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें हर चीज़ का एक ऑर्गन्स अलग अलग है, चाहे हम वेस्ट को निकाल रहे हो, चाहे हम सांस ले रहे हो, चाहे हम खाना खा रहे हो, किसी भी प्रकार का, तो सारे जो बॉडी के अंदर ये सिस्टम है वो अलग अलग हैं। एक स्पेशल टिश्यू के द्वारा स्पेशल काम के लिए बने हैं, वो ही काम करते हैं। लेकिन ये जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता। अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या है, अमीबा एक ही सेल है, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भाई खाने के लिए और जब खाना खा रहा है तो उसके लिए कुछ और ऑर्गन्स हैं, या फिर सांस लेने के लिए कुछ और ऑर्गन्स हैं। एक ही सेल है, उसमें सारे काम हो रहे हैं। अब बात करते हैं व्हाट हैपन when the body size of the organism increase and the body design become more complex. In multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. दो एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो पूरी बॉडी है वो कांटेक्ट में रहती है इन्वायरमेंट के, बट जो हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी का जो सेल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता इन्वायरमेंट के। हमारी सेल बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं जो अंदर हैं, लेकिन हमारी बाहर की जो एक सेल है बस वही कांटेक्ट में रहती है। अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहते हैं और वो उसके कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारा जो फेफड़े अलग हैं, हमारा हार्ट अलग है, हमारा जो एक स्टमक है वो अलग है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे डायरेक्ट किसी भी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. हमने पीछे जो क्लासों में पढ़ा है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वेरियस टाइप के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जो कि एक स्पेशल एक विशेष कार्य के लिए बने होते हैं और उनका वही कार्य होता है और विशेष टिश्यू के द्वारा बने होते हैं। We are familiar with the idea of these specialized tissue, और हम इनसे बहुत भली प्रकार से फैमिलियर भी हैं, हम इन्हें जानते भी हैं। इस प्रकार के जो स्पेशल टिश्यू हैं उनको हम भली भांति जानते हैं। एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। यहाँ पर मीन्स ये है कि ऑर्गेनिज्म है यानी जो एक जीव है उसका जो बॉडी का संगठन है, इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग, कोई ऐसा सरप्राइजिंग यानी आश्चर्य वाली बात नहीं है, दैट इज
that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue। हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हम जब खाना खाते हैं या पीते हैं कोई भी चीज़ है, तो हमारी बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी का कि जो हम फूड ले रहे हैं तो वो पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं। तो ये सारे जो सिस्टम है ये वन बाय वन आता है, काम करता है। अगर मैंने सपोज फूड को खाया है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो फूड में चबा चबा के मुंह से खाऊंगा, उसमें लार भी मिल जाएगी, तब जाके वो हमारे जो ग्रास नली है उसमें जाके आसानी से नीचे जाएगा, तब हमारे पेट में पहुंचेगा। पेट में जाने के बाद क्या है, वहाँ पर एसिडिक काफ़ी एसिड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जो हमने न्यूट्रिशंस लिया है, जो फूड इनटेक किया है, वो क्या होगा, उसको बिल्कुल लुगदी फॉर्म में बन जाएगा, तब जाके उसका जूस निकलेगा, तब वो कहीं जाके हमारी बॉडी में पूरी सेल्स में जाके पहुंचेगा और फिर हमें क्या एनर्जी मिलती है, यानी प्रोवाइड हो जाती है हमारी बॉडी को। फिर हम कोई भी काम करते हैं, क्योंकि अगर हम भोजन खाते हैं तो भोजन जो खा रहे हैं उसी से हमें एनर्जी मिल रही है और हम कोई भी काम को, कोई भी फंक्शन है हमारी बॉडी का, वो परफॉर्म कर रहे हैं। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all part of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body। यहाँ पर यह बताया गया कि हमने एक प्रॉब्लम आती है कि हमने जो फूड लिया है, फूड लेने के बाद भाई वो तो हमारी बॉडी में सब जगह उसको नीड है, एनर्जी की, एक न्यूट्रिशन की हमारी प्रत्येक सेल को नीड है, लेकिन हम खाना खा रहे हैं, मुंह से हमारे पेट में पहुंच रहा है, ये कैसे? तो जो प्रत्येक सेल में, यानी अगर मैंने कोई भी चीज़ खाई है तो वो मेरे टॉ यानी उंगली के नाखून या कान या हमारे बाल या कहते हैं पैर का अंगूठा हो, किसी भी प्रकार से हर जगह पहुंचना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, उसमें सिस्टम है एक जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन मैंने अपने नाक के द्वारा ले तो ली, फेफड़ों में पहुंच गई, लेकिन क्या हमारी ब्लड में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ भी होती है। हमारी प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये कैसे पहुँचती है? सर्कुलेशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर और उसके माध्यम से ये पूरा हमारा जो बॉडी का है सर्कुलेट करता है ब्लड के थ्रू, और ब्लड के ही थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, चाहे वो छोटी सेल हो या बड़ी से बड़ी सेल हो, चाहे वो किसी भी कोने की सेल हो हमारी बॉडी की, उसमें पहुंच जाता है। When chemical reactions use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretions। ये excretions को हम समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में हमने सब कुछ खाया पिया, हमारी बॉडी ने भी उसको यूटिलाइज किया, लेकिन क्या जो बॉडी ने यूटिलाइज किया तो उसके बाद कुछ तो ऐसी चीज़ बचती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, या हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, या हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करती, वो हमारी बॉडी के यूजलेस हो जाती है। तो वो बॉडी से बाहर अगर नहीं निकलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे और हार्मफुल केमिकल जो टॉक्सिस हैं वो बन जाएंगे, और जिससे हमारी बॉडी जो होगी उसको झेल नहीं पाएगी, और दूसरी बात कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है एक्सक्रीशंस का, जो कि हार्मफुल केमिकल्स हैं या सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें रिमूव करता है। इसी प्रकार से प्रत्येक इंडिविजुअल में ये प्रोसेस होता है कि जो वेस्ट है वो सेल का हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, सब में चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्या कहते हैं वो वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ह्यूमन की बात करें, हम सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं तो हम अपना जो वेस्ट है उसके द्वारा निकालते हैं। दूसरी बात, हम जब भागते दौड़ते हैं तो हमें पसीना आता है, तो पसीना जो आ रहा है वो भी एक वेस्ट है, वो भी वेस्ट है, हमारी वाटर के थ्रू निकल रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि वॉक करना, दौड़ना, इन सब के द्वारा जो हमारी बॉडी के अंदर अननेसेसरी जो टॉक्सिस हो जाते हैं उनको निकालना बॉडी से बाहर। तो ये सारे टॉक्सिस जो एक्सक्रीशंस का ही एक पार्ट है।
Again, if the basic rule of the body in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretions will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to this excretory tissue. That means कि जो हमारी बॉडी के अंदर है, प्रत्येक सेल में क्या होता है कि वेस्ट होता है तो वो उसको बाहर निकाल देती है, और इसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी उसको डिस्कार्ड कर देती है। हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो उसको आउटसाइड बॉडी के फेंक देता है, और जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, एकदम रिलैक्स फील करती है। अगर आपकी बॉडी में वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट ना निकल पाए तो आपको बेचैनी सी हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, डिजीज़ हो जाएंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये जो बॉडी है, बनाई है हमारे गॉड ने, इसको इस प्रकार से मॉडिफाई किया है कि इसमें हर तरीका, हर एक सिस्टम दिया गया है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। सांस लेने का अलग है, खाने का अलग है, पानी पीना है तो वो अलग है, डाइजेशन सिस्टम अलग है। इवन इसको डिस्कस करना एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा कि ये समझा कि जो लाइफ प्रोसेस है उसमें क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिसको हम डिस्कस करे थे। आज हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशंस। नेक्स्ट क्लास हमारा जो न्यूट्रिशंस का होगा 6.2। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को पहले तो आप खुद ही फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको नहीं फाइंड पाते हैं तो मुझे बताएं, मैं उसको ज़रूर फाइंड आउट करके बताऊंगा। वैसे मैं लास्ट में आफ्टर कंप्लीट दिस चैप्टर, उसके बाद में एक सीरीज लाऊंगा जिसमें टोटल सोल्यूशन होगा आपके इन क्वेश्चनों का। और वैसे तो मैंने जो पढ़ा है, आई होप उसको आपको समझ में जरूर आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share.